मैनेजिंग चेंज, चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट टॉपिक इसका। बल्कि ये चैप्टर बेसिकली है ही चेंज के मुताल्लिक। व्हाट इज चेंज? अ कन्वर्जन ऑफ व्हाट इज चेंज? चेंज क्या चीज है? बेसिकली हालात का बदल जाना। हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हों, हम मखसूस हालात के तहत काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सीजन चेंज की बात कर लें। सीजन चेंज के साथ क्या होता है? टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हवा में नमी का तनासुब यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल वो चेंज हो जाता है, एयर क्वालिटी चेंज हो जाती है, स्पीड ऑफ विंड चेंज हो जाती है, रेनफॉल चेंज हो जाती है। दैट इज चेंज। आप एक तरह के सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस से दूसरी तरह के सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज। या आप एक स्टेट ऑफ बिजनेस से दूसरे स्टेट ऑफ बिजनेस या एक स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट से दूसरे स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज तब्दील हो गई हैं, उसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए हैं, आपके काम करने का तरीका तब्दील हो गया है। दैट इज कॉल्ड अ चेंज, तब्दीली। अब ये तो थी जनरल डेफिनेशन चेंज की। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, change in circumstances or variables in which a business is operating to achieve its goals और ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, वो पैरामीटर्स, वो क्वालिटीज, वो हालात जिनके अंदर कोई बिजनेस काम कर रहा है, कोई बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है, अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यानी कि बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। जिन वेरिएबल्स के अंडर बिजनेस काम कर रहा है वो वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब नेचर ऑफ चेंज, पहली है, इसे आप काइंड ऑफ चेंज भी कह सकते हैं कि चेंज होती किस टाइप की है। एक है प्लान्ड चेंज, एक है अनप्लैन्ड और सडन चेंज। प्लान्ड चेंज ये ऐसी चेंज होती है जो बिजनेस मैनेजमेंट खुद से प्लान करके करती है कि हमने कमिंग पीरियड्स के अंदर, कमिंग ईयर्स के अंदर या कमिंग डिकेड्स के अंदर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस टाइप की चेंजिंग लानी है। क्या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, प्रीवियस प्रोडक्ट को या किसी डिवीजन को बंद करना है, बिजनेस का कोई मर्जर या एक्विजिशन करनी है, किसी बिजनेस एंटिटी को परचेज करना है या अपने बिजनेस का कोई यूनिट सेल करना है, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड चेंज। इसी तरह क्या लेबर को रिप्लेस करना है मशीनरी के साथ, ऑटोमेशन के साथ, ये भी प्लान्ड चेंज है। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस इस तरह की चेंज को प्लान करके करते हैं कि हमने आने वाले सालों के अंदर अपनी कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह से चेंज करना है, अपनी प्रोडक्ट लाइन को किस तरह से चेंज करना है, अपने डीलिंग एरियाज को कैसे चेंज करना है, दैट इज
प्लान्ड चेंज। दूसरी अनप्लान्ड चेंज। प्लान्ड चेंज इट अकर्स विद मैनेजमेंट्स विलिंगनेस। प्लान्ड चेंज मैनेजमेंट अपनी ख्वाहिश के तहत करती है, करंट सर्कमस्टेंसेस को देख के करती है, डेलिबरेटली करती है। अनप्लान्ड चेंज या सडन चेंज, बिजनेस के अंदर आने वाली कोई ऐसी चेंज जिसे मैनेजमेंट ने पहले से प्लान नहीं किया हुआ था, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के चेंज होने की वजह से बिजनेस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल, आजकल की बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आईकैप ने अपने पेपर्स प्लान किए थे मार्च अटेम्प्ट के लिए। ये कोविड-19 की एपिडेमिक आई, इफेक्ट क्या हुआ, आईकैप को अपने पेपर कैंसिल करने पड़े। फिर ये जून अटेम्प्ट अभी तक अनसर्टेन है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। तमाम कॉलेजेस ने मार्च एंड से अपनी क्लासेस प्लान कर रखी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया तो तमाम इंस्टीट्यूट्स को शिफ्ट करना पड़ा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। दैट इज अनप्लान्ड और सडन चेंज। इसमें मैनेजमेंट की विलिंगनेस शामिल नहीं होती, लेकिन वो बाउंड होते हैं कि इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। प्लान्ड चेंज ये आमतौर पे लॉन्ग टर्म की होती है कि आहिस्ता आहिस्ता करते हैं इसको। जो अनप्लान्ड चेंज है ये आमतौर पे रिएक्शन के तौर पे होती है। जिस तरह गवर्नमेंट ने सीए इंस्टीट्यूट्स को, रीड्स को फिजिकल क्लासेस लेने से मना कर दिया, कुछ दिनों तक इन्होंने अपने रीड्स बंद रखे। जब नजर आया कि लॉकडाउन लंबा सा चलेगा, रीड्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। तो ये चेंज आमतौर पे एक रिएक्शन के तौर पे होती है। अब चेंज की दो और टाइप्स, साइज के लिहाज से, ये थी विलिंगनेस के लिहाज से या फैक्टर के लिहाज से। ये है साइज के एतबार से इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज ये होती है कि आप करंट एनवायरनमेंट को अपनी जगह पे रहने देते हैं, सिर्फ उसका कोई मामूली सा पार्ट तब्दील कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल चेंज। फॉर एग्जांपल, पेप्सी कोला स्लाइस जूस बड़े अरसे से सेल कर रही थी। इन्होंने एक और ब्रांड लॉन्च किया ट्रॉपिकाना के नाम से। दैट इज इंक्रीमेंटल चेंज। पेप्सी को नया प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं है, पेप्सी को नए रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ करेंगे क्या, जो उसकी पैकेजिंग है वो ट्रॉपिकाना के नाम से करवाएंगे, फ्लेवर चेंज करेंगे, प्लांट वही वाला इस्तेमाल हो जाएगा। दैट इज इंक्रीमेंटल चेंज। ये आमतौर पे स्मॉल साइज की होती है। इसी तरह कोई ऐसा कॉलेज जो सीए की क्लासेस पढ़ा रहा है, वो साथ एसीसीए भी लॉन्च करना चाहें, उन्हें मेजर चेंज लाने की जरूरत नहीं है। क्लासरूम वही चलेंगे, टीचर्स भी वही होंगे। सिर्फ होगा क्या, शायद मैनेजमेंट के लिए एक या दो बंदे एक्स्ट्रा रखने पड़े जो एसीसीए को कोऑर्डिनेट कर सके। दैट इज इंक्रीमेंटल चेंज। देन दूसरी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है तब्दील कर देना, कन्वर्ट कर देना। अगर चेंज बड़े लेवल की हो, जो करंट सर्कमस्टेंसेस को, करंट वर्किंग कंडीशंस को टोटली बदल दे, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। जैसे ये कोविड-19 की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लानी पड़ी हैं। इन्हें ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करना पड़ा है, इन्हें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का सिस्टम डेवलप करना पड़ा, ऑनलाइन कन्वर्जन का सिस्टम डेवलप किया, और फिर ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम इन्हें डेवलप करना पड़ा।
तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। फिर चेंज की स्पीड के लिहाज से भी काइंड्स हैं। एक है वन ऑफ चेंज, occurs fast, ऐसी चेंज जिसे बस एक दो स्टेप के जरिए जल्दी से कंप्लीट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड वन ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल ट्रैवल कंपनीज, बस कंपनीज, गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया था कोविड-19 की एपिडेमिक पे कि आप मूव नहीं कर सकते, गाड़ियां नहीं चला सकते। जब गाड़ी चलाने की इजाजत दी, चेंज क्या था कि आप एसओपीज को फॉलो करेंगे, पैसेंजर्स ने मास्क लाजमी पहने हो, बस को डेली डिसइंफेक्ट करना है और हर मुसाफिर के हाथ को सैनिटाइज लाजमी करवाना है। कंपनीज ने किया क्या, एक ही बार सैनिटाइजर्स का स्टॉक खरीद के रख लिया और बस के डोर के सामने गार्ड खड़ा कर दिया जो कि लोगों के हाथ सैनिटाइज कराएगा। बाकी कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड वन ऑफ चेंज। दूसरी है लॉन्ग टर्म चेंज। अगर चेंज एकदम लाना मुमकिन ना हो, बल्कि वक्त के साथ साथ चेंज का प्रोसेस ग्रेजुअली चलता जाए एक स्लो स्पीड के ऊपर, और चेंज आने के अंदर टाइम लग जाए, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म चेंज। इसकी अगर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को चेंज करना है, जिस तरह 1960s में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को शिफ्ट किया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू प्रोडक्शन बेस्ड, इंडस्ट्रियल बेस, तो हुआ क्या था, तकरीबन 10 साल का टाइम लगा था पाकिस्तान की इकोनॉमी को शिफ्ट करने के लिए, दैट इज ग्रेजुअल चेंज। इसी तरह 2001 से ऑनवर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को शिफ्ट किया मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज के ऊपर, तो इसमें भी कोई 6 से 7 साल का टाइम लगा था इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो इकोनॉमी को इसी तरह अरब कंट्रीज, स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई, कोई 3 से 4 डिकेड इन्होंने अपनी इकोनॉमी रन की ऑयल के ऊपर, कि क्रूड ऑयल सेल करते थे और बाकी हर शे इंपोर्ट कर लेते थे। करंट सर्कमस्टेंसेस में दुनिया को ऑयल की जरूरत कम हो गई, अरब मुल्कों में खुशहाली कम होना शुरू हो गई, तो यूएई और सऊदी अरेबिया ये वो 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस चेंज को पहले से परसीव कर लिया था। यूएई ने अपनी इकोनॉमी शिफ्ट करनी शुरू कर दी टूरिज्म के ऊपर, रिक्रिएशन के ऊपर, होटल्स बनाने शुरू किए, रिजॉर्ट्स बनाने शुरू किए, अपने बीचेस को डेवलप किया, शॉपिंग सेंटर्स बना दिए ताकि लोग टूरिज्म की तरफ आए। सऊदी अरब ने अपनी इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर से, यानी क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से शिफ्ट कर लिया प्रोडक्शन बेस के ऊपर, और बड़ी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने। लेकिन इसमें फिर भी कोई 8 से 10 साल का टाइम लग गया, तो चेंज लॉन्ग टर्म भी होती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज को मूव करवाते हैं, जिनकी वजह से चेंज आती है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चेंज, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज को अक्कर करवाते हैं या चेंज को मूव करवाते हैं। पहले हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कंपनी के कंट्रोल से बियॉन्ड हैं, बिजनेस एंटिटी के कंट्रोल से बाहर हैं। और दूसरे हैं इंटरनल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो फर्म के अपने कंट्रोल में हैं, जिन्हें मैनेजमेंट अपनी मर्जी से चेंज करवा सकती है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आएंगे, वो तमाम फैक्टर आ जाएंगे जो हमने पढ़े थे पेस्टल एनालिसिस के अंदर।
पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स के मुल्क के अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के चेंज होने से कोई नई आने वाली गवर्नमेंट बिजनेसेस के ऊपर सैंक्शंस लगा सकती है। जिस तरह खान गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, सेल फोन्स के ऊपर इंपोर्ट टैक्स दुगना कर दिया। इफेक्ट क्या आया? आपके जो इंपोर्टर्स थे उनका बिजनेस इफेक्ट होना शुरू हुआ। उन्होंने अपने लिए नए वेज ढूंढना शुरू किए कि अब हम अपने बिजनेस को कहां पे शिफ्ट करें। इसी तरह पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी ज्यादा कमी आई, और जो आपकी फर्म्स थी, कार मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्हें तकरीबन 7 से 8 दिन का हर महीने शट डाउन करना पड़ा, वरना पहले की फैक्ट्रीज 24/7 चलती थी। फिर इन्होंने क्या किया? फैक्ट्री को 7 से 8 दिन बंद रखना शुरू कर दिया। तो दीज आर पॉलिटिकल फैक्टर्स। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो किसी इकोनॉमिक चेंज की वजह से लाने पड़े, यानी कि ऐसा चेंज जिसके पीछे जो मुहर्रिक है, जिसके पीछे जो मोटिवेशन है वो कोई इकोनॉमिक फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जा रही है तो ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर नेगेटिव ग्रोथ आई है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब होता है डिक्लाइन का आना। सो इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं जो बिजनेस के अंदर चेंज लेके आते हैं। तीसरा, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो किसी एरिया के कल्चर के चेंज होने की वजह से आए, या लोगों के कल्चर की वजह से फर्म को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े, दैट इज दीज आर कल्चरल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, किसी मुल्क के रेजिडेंट्स, एम्प्लॉइज गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए ताकि एक बंदा अपने लाइफ टाइम में ज्यादा सालों तक अर्न कर सके। तो ये एक कल्चरल फैक्टर है। इसी तरह लोग अगर हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, वो सिर्फ उन कंपनीज की प्रोडक्ट परचेज करें जो एनवायरनमेंट को कम डिस्टर्ब करती हैं, तो ये भी आपका कहलाएगा एक सोशल फैक्टर। सोसाइटी के चेंज की वजह से बिजनेसेस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या टेक्निकल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स, ऐसा चेंज जो टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से आए, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, पिछले सालों के दौरान 1990s के अंदर, उससे पहले टाइपराइटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर आने के बाद सारी की सारी कंपोजिंग शिफ्ट हो गई कंप्यूटर के ऊपर। इसी तरह बहुत सारी फर्म्स ने अपनी प्रोडक्शन टेक्निक को शिफ्ट कर लिया है लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ। तो ये वो चेंज थे जो टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से आए थे। देन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मौसम का तब्दील होना, मौसमी हालात का तब्दील होना, ये भी कई तरह की चेंजेस लेके आता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में फ्रेश वाटर की सप्लाई कम हो रही है। हमारे मुल्क में इतने बड़े रिजर्वायर नहीं हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, साफ पानी अवेलेबल हो। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रूल निकाल दिया, सर्विस स्टेशन के ऊपर गाड़ी वगैरह धोने पे पानी बहुत ज़्यादा लगता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया रूल निकाल दिया कि सिर्फ उसी फर्म को सर्विस स्टेशन चलाने की इजाज़त होगी जो पानी को रिसाइकल करने का प्लांट लगाएगा। कि एक पानी जो आप इस्तेमाल करेंगे वो ड्रेन में नहीं जाएगा,
वो पानी जाएगा फिल्टर प्लांट के अंदर, रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर, उस पानी को साफ करके दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। फिर पानी खराब हो गया, उसी को फिर रिसाइकल करेंगे। तो बिजनेसेस को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने पड़े गवर्नमेंट के इस लॉ पे को कोप अप करने के लिए, और इसकी रीजन क्या थी? इकोलॉजिकल चेंज। देन लीगल फैक्टर्स, किसी लॉ के चेंज होने की वजह से भी बिजनेस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ सकती है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया से कॉटन भी इंपोर्ट करता था और इंडिया से डाइज और एंजाइम्स ये भी इंपोर्ट करता था। जब इंडिया के साथ हमारे हालात खराब हुए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया के साथ हर तरह की ट्रेड इलीगल करार दे दी। तो लीगली अब कोई बंदा इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। उसका इंपैक्ट क्या आया कि लोगों को अपना सोर्स चेंज करना पड़ा, कॉटन, एंजाइम्स और केमिकल्स दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करने पड़े। दीज आर लीगल फैक्टर्स। देन कम्स इंटरनल चेंज फैक्टर्स, इनके वो फैक्टर्स जो फर्म के अंदर से अराइज होंगे। फॉर एग्जांपल, चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अगर किसी फर्म के अंदर कोई नई मैनेजमेंट आती है, फॉर एग्जांपल किसी फर्म का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज हो जाता है, तो हर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कोशिश होती है कि उसकी टीम ऐसी हो जिसके साथ वो वेल फेमिलियर हो, जो उसकी बातों को समझती हो, उसके साथ कंफर्टेबली काम कर सकती हो। तो ये चेंज फर्म के अंदर से आएगी। वो करेगा क्या? सारी सीनियर मैनेजमेंट को चेंज कर देगा। दैट इज इंटरनल चेंज। देन एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, के फर्म ने किसी और फर्म को अक्वायर करना है, खरीदना है, जैसे जैस ने वारिस को परचेज किया, या किसी दूसरे के साथ जाके मर्ज होना है, जैसे माय बैंक समिट बैंक के अंदर मर्ज हुआ, तो ये डिसीजन भी फर्म की मैनेजमेंट इंटरनली लेगी। दैट इज इंटरनल फैक्टर। देन डीमर्जर्स एंड डी इन्वेस्टमेंट्स, के अगर पहले बिजनेस किसी दूसरे के साथ जाके मर्ज हो गया था, बाद में वो अलग हो जाए, तो ये चेंज भी फर्म के अंदर से आएगी। फॉर एग्जांपल, दाऊद हरकोलिस एक केमिकल ग्रुप है और लारसपुर ये टेक्सटाइल ग्रुप है। इन दोनों ने मिला के एक वेंचर लॉन्च किया था दाऊद लारस के नाम से, जो स्पेशल टाइप के कपड़े प्रोड्यूस करता था। बाद में चंद साल इनका वेंचर चला, उसके बाद इन्होंने डीमर्जर कर दिया और दोनों फर्म्स अलग अलग हो गए। इसी तरह डी इन्वेस्टमेंट्स, के फर्म ने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया था, या फर्म अपना कोई लॉस मेकिंग यूनिट बेचना चाह रही है, या कोई लॉस मेकिंग प्रोडक्ट लाइन खत्म करना चाह रही है, ये डिसीजन भी फर्म के अंदर से आएगा। रीऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग, रैशनलाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन, जहां पे फर्म ये महसूस करे कि हमारे जो करंट प्रोसीजर्स हैं वो अब उतने मुनासिब नहीं रहे कि फर्म को प्रॉफिटेबली चला सकें, या फर्म को उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर सकें, तो फर्म अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। ये चेंज फर्म के अंदर से इवॉल्व होगी। या डाउनसाइजिंग, अगर फर्म को फील हो कि हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है, जरूरत से बहुत ज्यादा लेबर है, हमने इसे कम करना है, जिस तरह पीटीसीएल ने किया था। पीटीसीएल ने 3 साल लगातार कंपनी को नुकसान में चलाया। वजह क्या थी? इन्होंने गोल्डन शेक हैंड देके अपने मुलाजिम फारिग किए थे, डाउनसाइजिंग की थी। उसका इफेक्ट क्या आया? 3 साल बाद पीटीसीएल सुपर प्रॉफिट्स में गए।
या फिर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है इंप्लॉइज या रिसोर्सेज की वो तादाद रिक्रूट करना जो आपकी फर्म के लिए मुनासिब हो। तो अगर किसी फर्म के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा पड़े हैं, इस्तेमाल कम हो रहे हैं, तो फर्म उन्हें रैशनलाइज कर सकती है, उनकी तादाद को कम कर सकती है, या कुछ रिसोर्सेज को कम करके कुछ को बढ़ा सकती है। देन डाइवर्सिफिकेशन। फर्म ये भी डिसाइड कर सकती है कि हमने किसी नई मार्केट को एक्सप्लोर करना है। पहले मुल्क के अंदर चीज को सेल कर रहे थे, अब एक्सपोर्ट भी करना है। या फर्म ने किसी नए बिजनेस के अंदर एंटर होना है, जिस तरह एंग्रो कॉरपोरेशन ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आई थी स्टार्ट पे, फिर ये केमिकल में आए, उसके बाद ये डाइज में आए, उसके बाद ये लोग आए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर IPPs, और उसके बाद एग्रो फूड लॉन्च किया गया। तो अगर फर्म ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपेंड करना है, ये चेंज भी फर्म के अंदर से है। तो ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो किसी चेंज को करवाते हैं, किसी चेंज को एंडोर्स या एनफोर्स करते हैं। जब भी चेंज आता है, तमाम लोग, एम्प्लॉइज या फर्म के तमाम स्टेक होल्डर्स उस चेंज को अपने अपने हिसाब से परसीव करते हैं, अपने अपने हिसाब से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। सो तमाम स्टेक होल्डर्स चेंज लाने के बाद लाजमी तौर पे रिएक्शंस देते हैं। तो फर्म के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे जो रिएक्ट करेंगे, और फर्म उस रिएक्शन को मैनेज कैसे करती है, कि इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।